हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में हमारा आज का ये पेपर 2 मतलब जो इवनिंग शिफ्ट में होती है, 6वीं से लेकर 8वीं शिक्षक पात्रता हेतु जो परीक्षा होती है, जिसके पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में जो पेपर हुआ था उसका दूसरा भाग लेकर आ चुके हैं। सीजी टेट में हमारे 2016 से लेकर 22 तक जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे विगत वर्षों में पीवाईपी में, उन संपूर्ण प्रश्नों का हम 1 बाय 1 हल करके लेके आ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पीवाईपी 2019 का दूसरा भाग है। इससे पहले भी पेपर 2 के अंतर्गत हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 2016 और 17 का पूर्ण हो चुका है 1 बाय 1 करके। अगर जो विद्यार्थी उन भाग्स को या उन संपूर्ण हल को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से प्रश्न रखे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, इससे पहले हमारा भाग 1 2019 के लिए बन चुका है। नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से टॉपिक से मिल रहे हैं, 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर समय न गंवाते हुए। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, कह रहा है, जरा देख लीजिए, ये हमारा आंकड़ा संबंधित है, स्टैटिस्टिक्स का। निम्न सर्वे के आंकड़ों से सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है तथा उसे कुल सर्वे का कितना प्रतिशत मिला। ठीक है, तो चलिए सर्वे का कितना प्रतिशत। अब यहां पर आप एक टेली मार्क जानते हैं, टेली मार्क्स। ठीक है, ये टेली मार्क्स क्या होता है? जो हमारे लाइनिंग के माध्यम से बारंबारताओं को कौन कितने बार आया हुआ है उसको दर्शाने के लिए लकीर का प्रयोग करते हैं, वो हमारा होता है टेली मार्क्स। ठीक है, 4 को ऐसा एक काट देंगे तो ये 5 हो जाता है, मतलब अगर ऐसा कटा हुआ है तो 5 तो इसको एक एक करके देख लेते हैं पार्टी पी के लिए। ठीक है, पार्टी पी के लिए 5 5 10 5 3 15 और मेरे ख्याल से 2 छोटा छोटा दिख रहा है। क्या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए? बिल्कुल, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसका बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर ये मेरे को दिख रहा है 5 या 15 और क्या है 2 17। यहाँ पर जरा देखेंगे तो 5 चौक कितना हो गया मेरा 20, और ये हमारा दिया हुआ है 5 5 10 5 या 15 और 4 19, 5 या 15 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, तो निम्न सर्वे के आंकड़े सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है और उसे कुल सर्वे का कितना वोट मतलब प्रतिशत मिला है वो हमको बताना है। तो सबसे लोकप्रिय पार्टी तो आपको 24 वाली दिख रही है, मतलब एस दिख रही है, लेकिन एस में 2 प्रकार के प्रतिशत दे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा। पता चला पी क्यू आर एस, अगर चारों होते तो एस को हम लोग दर्शा देते, मतलब एक से पता चल जाता। लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है, एस को 2 बार दे दिया है, तो आपको निकालना थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। तो चलिए ये आ गया 24। टोटल देख लो भैया, 7 9 16 और 4 20 का शून्य हासिल आया 2 2 2 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया 8। गुणित में कर लीजिए कितना 100, 0 से 0 खत्म, 8 एकम 8 8 तिया 24।
3 दहम कितना हो गया 30%। तो एस के साथ 24 नहीं होगा, क्या होगा 30% होगा। समझ में आ गई होगी बात। ये हमारी पूरा स्पष्ट एकदम बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये जबरदस्त तरीके का शानदार तरीके। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हमारा है वह रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न है, जरा देख लीजिए। ठीक है, रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जिसमें क्या बोला गया है जरा देखो। निम्न चित्र में यदि ए बी डबल लकीर का मतलब समानांतर है किसके सी डी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए समांतर रेखा के गुण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समांतर रेखा के गुण या समांतर रेखा में बनने वाले कोणों के गुण, बनने वाले कोणों के गुण, इसकी जानकारी रखेंगे तब ये प्रश्न बनेगा। तो उसमें 3 प्रकार की होती है। एक संगत कोण होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा होता है मेरा अल्टरनेट माने तिरछा वाला। लेकिन यहां पर ये दोनों प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहां पर प्रयोग होगा एक ही ओर के, ठीक है, तिर्यक रेखा के, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, दिस इज द रूल। ठीक है, ये हमारा समांतर रेखा हो गया। अब इसके अंदर वाले जो कोण है 1 2 3 4, अब हमको देखना है एक ही ओर। तो ये हमारा हो गया तिर्यक रेखा, उसके सेम साइड द इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसका जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। ये हमारा रूल है किसके अंतर्गत, ये गुण वाले बनने वाले कोणों के गुण वाले में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो ये हो गया मेरा अंदर में 2x, और उसी साइड में ये देखो ट्रांसवर्सल का ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट में ही अंदर में 2 बन रहे हैं। दूसरा अंदर वाला कोण कौन है मेरा 3x धन 10 बराबर कितना आ गया 180। यहां पर से x का मान निकाल लीजिए, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। ये इधर जाके 170 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 170 बटे में 5, 36 में 2 कम करिए और ये पाइए आप 34 डिग्री। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखो ये थोड़ा सा आ जाता है थ्योरी वाला, थ्योरेटिकल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। आपको जो सीधा सीधा ये यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग प्रणाली के बारे में सही नहीं है। शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं। ठीक है, सही नहीं है बताना है ना। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। पाउलो फ्रेयरे द्वारा पहली बार उपयोग किया गया है। ज्ञान को न्यासधारी में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। दूसरा तीसरा और चौथा वाला है वह गलत है। ठीक है, केवल पहला वाला ही सही है। ठीक है, बाकी सही जानकारी जो 3 है वह सही नहीं है। वो कौन है, दूसरा तीसरा और चौथा, जो कि हमारा कहां पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे हम। अब यहां पर जरा देखिए इस वाले प्रश्न को भी। ये आपका तो दिया हुआ है ब्याज वगैरह वाला दिया है, ब्याज दिया है, औसत दिया है, सरल रेखा दिया है, लेकिन आपको इसमें प्रश्न को हल करके बनाना नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जानकारी के आधार पर इसका थ्योरेटिकल आंसर देना है, मतलब गणित शिक्षण से संबंधित ये प्रश्न है
कि इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, औसत के संबंधित समस्याएं, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, उपरोक्त सभी। तो यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज की राशि दी गई अवधि के लिए अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो ठीक है, आप सूत्र तो लगाएंगे, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए कि उसको निकाल कैसे रहे हैं, क्या क्या की जरूरत पड़ेगी इनका। तो इसका मतलब ए तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ए में तो संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, बी को जरा देखिए, औसत से संबंधित समस्याएं, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे एक शिक्षक आ जाता है, एक शिक्षक चला जाता है, तो नया औसत क्या होगा, ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े। मतलब सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण बिना कॉन्सेप्ट के रेखा गणित मुश्किल है। मतलब सी में भी यूज होगा, तो इसका क्या सीधा सीधा संबंध ये आ गया कि उपरोक्त सभी जितने भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है कि एक समांतर श्रेणी का 25वां पद, लिखता हूं मैं यहां पर, 25वां जो पद है उसको दे दिया गया है 75 तथा 25वें एवं 24वें पद का अंतर दे दिया है 5। ठीक है, 25वां एवं 24वां पद का अंतर दे दिया गया है, कितना दे दिया गया, 5। लो बताओ चलो, उस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा। यही है, अगर आपको मान लो बाजार जाओगे, है कि नहीं, तो आप बाजार जा रहे हैं तो फिर सब्जी देखे तो क्या लाना है, अरे वो जो गोल गोल दिखता है, लाल लाल दिखता है, थोड़ा नरम नरम रहता है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर इसका इतना बड़ा अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, समझ लीजिए आप टाइम ले रहे हैं। बात क्लियर हुई ना, प्रश्न भी वही बोल रहा है। अब यहाँ पर लिख रहा है 24वां एवं 25वां पद का अंतर। तो जानते हो लगातार दो पद हैं, उनका अंतर को ही हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सर्वांतर, है ना, जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब डी का मान पहले से दे दिया है, 25वां पद। ठीक है, क्या 25वां पद, 25वां पद का मतलब दे दिया गया, मान लेते हैं पहला पद ए से शुरू हो रहा है। आप लोग को पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में हम पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारा सर्वांतर डी है, एन पदों की संख्या है। ठीक है, तो एनवा पद का मान, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारा 25वां नंबर का दिया है, कितना दिया है 25वां नंबर का, 75। पहला नंबर वाला नहीं दिया गया है, तो ये 25वां नंबर है, मतलब 25 रेड है, कितना आ जाएगा ये 24, और डी का मान आ जाएगा कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ए का मान आ जाएगा 120 होगा, ये माइनस होके, ठीक है, आपको कितना प्रदान करेगा, कितना प्रदान करेगा, माइनस एंड 45, ऋण 45 ए का मतलब जो शुरुआती पद है ना, फर्स्ट टर्म है, वो हमारा क्या है, -45 है। ठीक, देख के आदमी खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको निकालना है 5वां पद। 5वां पद मतलब A5, 5वें नंबर का, तो A प्लस, आपको पता होना चाहिए जिस भी नंबर का यदि हम पद निकालना चाहते हैं उससे एक कम डी मिलेगा। 5वां नंबर का चाहिए तो डी कितने बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। ठीक है, इसको शॉर्टकट में, तो ये हमारा ऋण 45 हो गया धन 4 गुणे डी का मान आ गया है 5, तो ये आ गया धन 20, ये ऋण 45। और इस तरह से
हमारे पास आ जाएगा ये आंसर ऋण 25, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है, बी पर मौजूद है। स्पष्ट हो गई बात, क्लियर हो गई, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखो फिर से आ गया हमारा ज्यामिति का। ठीक है, जो दूसरा प्रश्न था वह सरल रेखा एवं क्यों, सरल रेखा एवं कोण से संबंधित था। अभी जो प्रश्न है ये वृत्त के नियम पर आधारित ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और इसका इसका जो हमारा ऐसा नहीं है कि ये मतलब हाई लेवल का है, 8वीं में इसका कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है भैया, 8वीं में इसका नियम चालू हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज वगैरह वाला में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको चित्र दिया गया है ए डी बी, ए डी बी कहाँ है, ए डी बी, ए डी बी और ए ओ बी। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, इसका आंसर झटके में बताता हूं, इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर आएगा डी। सर ऐसा कैसे आप झटके में दे रहे हैं, बिल्कुल आपको मैं बढ़िया चीज बताता हूं, देखो ऑप्शन को देखो भाई। ठीक है, नियम पहले समझाता हूं, नियम समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, नियम ये कहता है कि मेरे पास यदि कोई वृत्त है, ठीक है, नियम पहले समझो, वृत्त अच्छा बन नहीं रहा है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर वृत्त है, इसमें मेरा एक टुकड़ा, इस टुकड़े को बोला जाता है चाप। ठीक है, क्या बोला जाता है, चाप। अब ये जो चाप है ये दो भागों में टूट गया है, एक बड़ा दिख रहा है आपको, एक छोटा दिख रहा होगा, तो इस छोटे वाले को बोलते हैं लघु चाप और ऊपर वाले को बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, क्लियर हो गया, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है, अब ये माइनर आर्क में देखो यहाँ, ये माइनर आर्क है मेरा ए बी, इसके द्वारा मेजर आर्क में मतलब दीर्घ वाले में कहीं भी कोण बना लो आप, कहीं भी बना लो, इन दोनों का मान बराबर होगा, ये रूल है। ठीक है, मतलब इसी चाप से आप छोटे वाले चाप से बड़े वाले के जगह में, बड़े वाले के क्षेत्र में, ठीक है, वृत्त पर कहीं भी आप कोण बनाओ वो दोनों मान बराबर होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। नियम स्पष्ट हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं एक ही अंतःखंड में बनाया गया कोण एक चाप के द्वारा समान अंतःखंड में बनाया गया कोण बराबर होता है। देखो ये अंतःखंड का मतलब होता है टुकड़ा, ये टुकड़ा हो गया, उस हिस्से में, उस हिस्से में वृत्तखंड के उस हिस्से में एक चाप से जितना भी कोण बनेगा उसका मान आएगा बराबर। ठीक, तो सबके पास 60 है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब एक और नियम समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक है, नियम ये कहता है, आपका नियम ये कहता है कि मान लेते हैं मेरे पास चाप ए बी है पहले से, अब इस चाप से मैंने एक कोण बनाया केंद्र पर, कहां पर बनाया मैंने, केंद्र पर बनाया। अब उसी चाप से मैं एक बार केंद्र पर बना रहा हूं, कहां पर बनाया मैंने, केंद्र पर। ठीक है, अब उसी चाप से मैं एक बार वृत्त पर बना रहा हूं इस बार, तो दो प्रकार से कोण बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है, एक वृत्त पर बन रहा है भाई। तो वृत्त पर जो बनेगा उसका डबल कहां पर बनेगा, केंद्र में, तो यहां पर बना है 60, तो यहां पर क्या बनेगा भैया, कितना बनेगा मेरे भाई, 120। वैसे भी ऑप्शन को देख लो, कहीं भी एक ही जगह ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है जिसमें एक 60 है तो दूसरा उसका डबल है, बाकी ये 1.5 है, बाकी ये तिगुना है और बाकी ये सेम टू सेम है। स्पष्ट हो गई मेरी बात, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये दो नियम प्रयोग हो रहे हैं, एक ही वृत्त खंड में जितना भी कोण बनता है वो बराबर होता है, पहले 60-60 बनेगा और यह कितना बन गया हमारा 120 बनेगा, क्योंकि एक केंद्र पे बन रहा है एक वृत्त पे, तो वृत्त में जो भी बनेगा उसका डबल केंद्र में मिलेगा। समझ में आ गई बात, स्पष्ट हो गया, बढ़ जाते हैं, नियम समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर से एक थ्योरेटिकल प्रश्न आ गया हमारे पास, जिसमें आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है। अब देखो भैया पहला लिखा है सरल रेखा पर बिंदुएं, दूसरा है हमारा परिमेय संख्याएं, तीसरा लिखा है पूर्ण संख्याएं और चौथा लिखा है उपरोक्त में से
कोई नहीं। अब एक बात बताओ भैया जरा, एकदम सेंस दिख रहा है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन सरल रेखा वह ज्यामिति रेखा गणित के टॉपिक में आ जाता है। मतलब इन दो बिरादरी को तो एक में कर सकते हैं, लेकिन सरल रेखा को अलग बिरादरी में करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं कब लगाना है, जब ऊपर में का कोई आने का चांस ही नहीं रहेगा, तब उपरोक्त में से कोई नहीं लगाना है। लेकिन चांस तो बन रहा है भैया, कौन से वाले का, ए वाले का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सरल रेखा पर बिंदुएं हैं वह परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या की कैटेगरी से वो क्या हो गया है, हटकर है। ठीक है, तो वह जो पहला वाला ऑप्शन है अन्य दो से संबंधित नहीं है, मतलब असंबंधित हो गया। बात स्पष्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये देखिए हमारा अब प्रश्न आ चुका है कहां से, घातांक से। ठीक है, घातांक से प्रश्न आ चुका है। क्या लिखा है जरा देखो, यहां पर लिखा क्या है, देखो भाई यहां पर दिखा है 8 की घात 1.5, बगल में क्या लगा है, गुणा लगा है। 4 की घात है 2.5, फिर गुणा लगा हुआ है, फिर लिखा है 2 की घात 3 दशमलव कितना 5, और उस पूरे का घात भी कितना दे दिया है, 4/13। ठीक, यहां तक बात हो गई स्पष्ट। अब देखो ना तो घात बराबर दिख रहा है, ना तो आधार बराबर दिख रहा है, बस गुणा दिख रहा है और घात के ऊपर घात दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में या तो आप घात को बराबर कर लो, जो कि पॉसिबल तो नहीं दिख रहा है, या तो आधार को बराबर कर लो। ठीक है, आधार को समान कर लो, बराबर कर लो, या घात को कर नहीं सकते, लेकिन 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 दूने 8, मतलब मेरा आधार क्या बन सकता है, समान हो सकता है। क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए 2 की घात 3 करेंगे, 2 में घात 3 लगाएंगे तो वो 8 बन जाता है, क्योंकि 2 दूने 4, 2 दूनी 8। देख लो आप, है कि नहीं। और उसी प्रकार 2 गुणित 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 8 और 4 को घात 2 वाले बना सकते हैं, मतलब सबके आधार को बराबर कर सकते हैं हम। तो चलिए कर लेते हैं। तो 1.5 गुणित ये 2 की घात 2, और उस पूरे की घात कितना हो जाएगा, 2.5 गुणित 2 की घात 3.5, और अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी लगा चुका हूं, 4/13। अब नियम कहता है कि मेरा घात के ऊपर घात रहे, है ना, घात के ऊपर क्या रहे, घात रहे। तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। नियम लगा लीजिए, 3 का गुणा 1.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 1.5 माने होता है डेढ़, डेढ़ बोलते हैं ना, यस डेढ़, 1.5, 1.5। 3 टाइम्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 गुणित शुद्ध लैंग्वेज में, है ना, ये हमारा 2, 2.5, 2.5 माने 2 का 5 का आधा, 2.5, 2.5 को डबल करोगे तो कितना आएगा, ये 5 गुणित, ये तो वैसे ही पहले से है 3 दशमलव कितना है 5, और उस पूरे का घात क्या लगाना है, 4/13। अब देखो सबके पास आधार समान हो गया। ठीक है, तो यदि मेरे पास आधार समान हो जाए, बीच में गुणा हो मिल जाए, तो क्या होगा, दोनों को गले मिला दो, जोड़ी राम भरत की जोड़ी मिला दो, जोड़ दो जोड़ दो। तो 2 की घात 4.5 और 3.5 कितना हो गया, कितना हो गया भाई मेरे, 8 हो गया। ठीक है, और 8 और 5 कितना हो गया, ये देखो 4.5 धन 5 धन 3.5, और उस पूरे का भी घात क्या लगाओगे, 4/13। ये तीनों मिलके आएंगे 13, तो 2 की घात 13 ना मेरा, फिर आ गया 4/13। अब देखो घात के ऊपर घात फिर चढ़ गई, क्या आएगा, घातों का गुणा हो जाएगा, तो 13 का गुणा करना पड़ेगा 4/13 से, 13 से 13 कट, 2 की घात 4, 2 की घात 3 तक तो समझ गए थे, एक और बढ़ा दो तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया।
और जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है, बी पर बिल्कुल मौजूद है। स्पष्ट हो गया बात, बढ़ जाए आगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर शानदार तरीके से। वाह क्या प्रश्न है भैया, आहा दिल खुश कर दिया इसने। अब तो घात ही घात वाले हैं, संख्यात्मक है ना। अब देखो प्रश्न तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। ठीक है, मुद्दा ये कहता है इस प्रश्न का कि अगर एक बार किसी को जोड़ दो फिर उसी को घटा के दोनों को गुणा कर दो तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग आता है। अगर ये बात आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो जान लीजिए, और जान रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब इनको जरा आप चेक करिए, क्या ऐसा माहौल यहाँ पर पैदा हो रहा है क्या? बिल्कुल 2019 ऋण 1, 2019 धन 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 2019 का एक बार घात 2 लगाओगे, -1 के अब घात 2 लगाओ। ठीक, अब इन दोनों जोड़ी को देखो जरा, क्या लिखोगे उसे? 2018 की घात 2 -1 की घात 2। ऐसी सब जोड़ियों को मिलाते हुए अंतिम जोड़ी में आपको मिलेगा 2 की घात 2 -1 की घात 2। और बटे में क्या कसूर है भाई? बटे में तो वही है ना, देख लो वही है। 2019 की घात 2 ऋण 1, 2018 की घात 2 ऋण 1 डैश डैश डैश, और क्या आ गया? 2 की घात 2 ऋण 1। ठीक, ये जहां जहां 1 की घात 2 लगा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 1 की घात कितनी भी चढ़ा दो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब बीच में गुणा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? गुणा हो रहा है। अब एक बात बताओ, ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है कि नहीं? जब किसी को उसी संख्या से भाग दे दोगे कितना मिलता है? 1 मिलता है। 5 को 5 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा। 3 को 3 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा। 7 को 7 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा। 19 को 19 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा। मतलब ऊपर और नीचे सेम हो तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 लाने का जो तरीका था उसको अलग बदल दिया था, उसको बड़ी ही साधारण तरीके से हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा जो प्रश्न है वह आंकड़ों से संबंधित है। इसमें लिखा है इस प्रश्न में, यदि 4 स्कूलों P, Q, R और S में प्रवेश क्रमशः 1200, ठीक है, कितना? 1200। P में हमारा है 1200 प्रवेश किए टोटल। ठीक है, Q का यहां पर दे देते हैं, Q का है मेरा 500। R में कितने प्रवेशित तो हुए? 800। और S में हमारे पास है टोटल 900। ठीक है, अब यहां पर लिखा है पास परसेंटेज। ठीक है, तो किस स्कूल से अधिकतम छात्र पास हुए? अब 1200 में का देखो, P में 30% लोग पास हुए, तो 1200 का 30% निकाल लो। तो 1200 का जब 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1200 गुणित 30 बटे 100। 0 से 0 कट, मैंने 2 जीरो गायब हो रहा है। 12 दिए कितना हो गया? 36। मतलब यहां पर 2 जीरो गायब कर दो, और इसका का कितना परसेंट? 60%, माने 500 गुणित 60 बटे 100। 0 से 0 गायब, 5 छक्का 30, 300 हो गया। 800 वाले में कितने पास हुए भैया? मात्र 40% लोग। तो 40% माने 800 गुणित 40 बटे 100। 0 0 0 8 चौक कितना हो गया भैया? 32, 320। 900 का कितना परसेंट निकालोगे? 30%। तो 900 गुणित 30 बटे 100 कर लो, कितना आ गया? 9 तिया कितना हो गया? 27, 270 लोग। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा सबसे ज्यादा पास कहां से हुए हैं? कहां से हुए हैं? पी से। कुछ लोग लगेगा 60%। अरे भाई देखो, कहानी में ट्विस्ट करता है। व्यापम ना बहुत साधारण प्रश्न पूछता है, लेकिन वही
कहाँ जाना है, फलाना जगह, यहाँ से दाएं मुड़ना, वहां से बाएं मुड़ो, फिर बाएं के बाद और लेफ्ट चले जाओ, फिर राइट चल दो, फिर वो घुमा फिर आएगा और पूरा घुमा फिरा के थकाया, फिर उसके बाद बोलेगा हाँ यही तो है, वही कहानी है। समझ रहे हो, आपको दिखाएगा कुछ और उसका होगा कुछ और। ठीक है, बहुत ही साधारण तरीके से प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमाया है ना, हमको घूमना नहीं है, प्रश्नों को इत्मीनान से पढ़ना है, बनाना है। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों को हमारा अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, चलो टिक लगा देते हैं भाई, है ना, कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर कब टिक लगाएंगे इधर, चलो भाई। हाँ ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो आज का 2019 पीवाईपी में दूसरा भाग हमारा यहाँ पर इतना ही प्रश्न था। अगला भाग लेकर 2019 का अगला भाग लेकर जल्दी ही हम हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए जो लोग विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब कर, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जब भी वीडियो रिलीज करें पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।